अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। मुल्क जो है वो न सिर्फ ये कि इस वक्त एक आइनी बहरान में है और उसके नतीजे में जो सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर है। जो अपोजिशन जमातें हैं और मुतहदा अपोजिशन है और जो पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदगी करती हैं, उनको आर्टिकल 5 का सहारा लेके इस खदशात से दोचार कर दिया गया है कि वो गद्दार वतन हैं। और जाहिर है कि अब ये तकाज़ा किया जा रहा है कि इस बारे में जो है वो फ़ैसला होना चाहिए, और ये जमातें जो हैं इस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। आज जो कार्रवाई हुई है उसमें अदालत उज़्मा का ये कहना है कि अदालत फ़िलहाल आइनी मामलात को देखना चाहती है। अदालत पॉलिसी मामलात, स्टेट पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी जो है उसको नहीं देखती। हमने मामले को आइनी और कानूनी तनाजुर में देखना है। अदालत पॉलिसी मामलात की तहकीकात में नहीं जाना चाहती, क्योंकि ये दरख्वास्त की गई थी कि आप जो आपकी प्रीमियर एजेंसी है उसके सरबराह को बुलाएं और फिर इस ख़त के हवाले से जिसकी आड़ लेकर जो असम्बली का तहरीक अदम एतमाद के हवाले से इजलास जो है ना सिर्फ मुलतवी किया गया बल्कि जो करारदाद थी उसको मुस्तरद कर दिया गया, और फिर इजलास जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया और मुल्क को जो है वो एक बहरान के अंदर मुब्तला कर दिया गया। ये सूरत हाल जो है ये यकीनन तशवीशनाक है, और ज़ाहिर है कि इस वक्त मामलात सिर्फ सियासी नौइयत के नहीं हैं बल्कि दीगर चैलेंजेस जो हैं वो इससे ज़्यादा ख़तरनाक और खौफनाक सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर रहे हैं। और उनमें जो बुनियादी मसला है वो यकीनन मईशत का है और उसके साथ साथ महंगाई के अंदर पिसने वाले अवाम का है, लेकिन फ़िल वक्त इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। एक महीने से हुकूमत जो है वो तकरीबन गैर मौसर हो चुकी थी और अब हुकूमत है ही नहीं है, और ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट जितना इसमें ताख़ीर करेगी मसाइल का अंबार जो है वो उतना बढ़ता चला जाएगा और मुल्क जो है वो दलदल में धंसता चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कल तक जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के वकला हैं उनकी इस्तदा के ऊपर कल तक समाअत मुलतवी की है। कल वो अपने जो दलाइल हैं वो उसको देंगे, और जो अटॉर्नी जनरल हैं खालिद जावेद ख़ान वो परसों के लिए वक्त मांग रहे हैं। तो लगता ये है कि ये मामला जो है ये आगे जा रहा है, लेकिन इसके नतीजे में क्या नज़रिया ज़रूरत जो है वो गालिब आएगा और मुल्क जो है वो इंतखाबात की तरफ जाएगा, या ये कि जो आइन की ख़िलाफ़ वर्जी हुई है उसका सद्देबाब भी किया जाएगा। क्योंकि अगर ऐसी सूरत हाल दरपेश होती है जहाँ पे जो आइन की ख़िलाफ़ वर्जी की गई है उसके सद्देबाब नहीं किया जाता तो फिर ये मामला फ्री फॉर ऑल है। और ज़ाहिर है कि जब कानून पर अमलदारी जो है और आइन पर अमलदारी जो है उसके अंदर दरार पड़ जाए तो फिर उसके नताइज जो हैं वो उस नौइयत के होते हैं कि जिसका तज़किरा करना भी नामुनासिब दिखाई देता है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कमर ज़मान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। कायरा साहब, अब कल भी जो अदालत की कार्रवाई है उसमें मौजूद थे और आज भी जो अदालत की कार्रवाई हुई है उसमें मौजूद थे। अदालत की जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं, आपको क्या दिखाई देता है कि मामला जो हैं वो क्या रुख इख्तियार करने जा रहे हैं? देखिए, मैं तो अदालत के अंदर जो गुफ्तगू हुई है उस पर ज्यादा गुफ्तगू तो नहीं की जा सकती, लेकिन ये बहरहाल एक वाज़ेह तौर पे है कि अदालत पाकिस्तान के जज साहबान में अहम जिम्मेदारी उनके पास है, लिहाजा वो हमसे ज्यादा कंसर्न है और वो भी पाकिस्तान के ऊपर होने वाले इस हमले को समझ रहे हैं। बुनियादी तौर पे एक नुक्ता इस पे तो मुझे लगा कि हर तरफ इत्तेफाक है कि जो हुआ इसका कोई जवाब नहीं था, और जो आर्टिकल 5 का सहारा लेके उन्होंने सबको गद्दारे वतन डिक्लेयर किया है ये तो उसका कोई जवाब ही नहीं था। अब एक इशू था कि जी क्या स्पीकर के इक़दामात को कोई आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है अंडर आर्टिकल 69, तो उसके ऊपर एक बहस थी। वो हमारे वकला ने बड़ी खैर असल बहस करके ये बताया और आइन के और रूल्स पढ़ के सारे डिटेल बताए कि वो जो कुछ है वो प्रोसीजर के मुताबिक है। वो अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल एक्ट होता है, इलीगल रूलिंग होती है, जिससे अब ये स्पीकर की रूलिंग इंटरनल हाउस प्रोसीजर तो रहा नहीं, क्योंकि इसके नतीजे में वो हमारी रेजोल्यूशन खत्म हुई जो अदम एतमाद की थी। उसके नतीजे में वजीर आजम ने असम्बली डिजॉल्व कर दी, असम्बली दी, उसके नतीजे में सदर साहब ने असम्बली डिजॉल्व कर दी और केयर टेकर गवर्नमेंट बनाने का प्रोसेस शुरू किया। तो ये तो एक
पूरे मुल्क के अंदर एक हंगामा हुआ खड़ा है इस वक्त। और उसके बाद पंजाब के अंदर भी ऐसी सूरत हाल है, वहां तो इलेक्शन होना था, गवर्नमेंट वहां भी हारी हुई थी, यहाँ भी हारी हुई थी। यहाँ पे शिकस्त से बचने के लिए उन्होंने खुली आईनी धांधली कर ली, आइन के ऊपर हमला कर लिया। और पंजाब में भी उन्होंने यही किया कि वहां एक मफरूजे का झगड़ा करा के ऐसे ही छोटा सा, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर हालांकि वो आधे घंटे के लिए अजलास एडजस्ट करके तो मामला कूल डाउन करके कंट्रोल करके इलेक्शन कराना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसमें कायरा साहब ये फरमाइएगा कि जो संजीदगी की बात है कि हुकूमत जो है वो अमलन 1 महीने से गैर मौसर थी और सारे इस ये जो सूरत हाल है इसमें थे। अब हुकूमत है ही नहीं है और मुल्क को बड़े सीरियस और संजीदा नौइयत के चैलेंजेस जो हैं वो इस वक्त दरपेश हैं। आपको क्या लगता है कि ये ज़ाहिर है कि जो वज़ीर आज़म के वकला हैं वो तो बात आगे बढ़ाएंगे और लंबा करने की कोशिश भी करेंगे, ये ताख़ीर जो है ये कितनी ख़राबी का बायस बनेगी? सब ताख़ीर यकीन बड़े नुकसान का बायस है, इससे बहुत सारे खदशे होते हैं। इसीलिए आज अदालत ने भी कहा कि मामला बहुत अहम है और हम इसको मजीद तूल नहीं दे सकते, इसको मजीद डिले नहीं हो सकता। जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे परसों मौका दे दें, कल जो PTI और सदर के और स्पीकर के वकील उनको सुन लें, तो अदालत ने कहा कि नहीं, सब मुख्तर कर ले और रेपुटेशन में ना जाए। ये अलग बात है कि गवर्नमेंट के वकला जो है या वज़ीर आज़म के और स्पीकर के वकला जो हैं वो मामले को तूल देंगे, खींचेंगे और अल्टीमेटली अदालत पे दबाव बढ़ाएंगे। लेकिन अदालत की कोशिश ये है, अदालत ने इसीलिए कल 11:30 बजे का वक्त रखा है ताकि 3.5 घंटे कम से कम प्रोसीडिंग चल सके हाउस की। तो देखिए, अल्लाह करे कल अदालत इसमें इंटरवीन करेगी तो ये जल्दी हो पाएगा, अदरवाइज उनकी कोशिश तो होगी उनकी तरफ से तो मुल्क बंद हो जाए, मुल्क में आमरीत आ जाए, मुल्क का सारा निज़ाम बैठ जाए। वो तो बिगड़े बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं कि हम नहीं तो कुछ नहीं। अब इसमें कायरा साहब ये फरमाइएगा कि जो चीज़ अहम है वो ये है कि जाहिर है कि आर्टिकल 5 का सहारा लिया गया है और अब ये जो गद्दार की गर्दान शुरू हो गई है, ये फिर आप क्या चाहेंगे कि इसके ऊपर भी कोई फ़ैसला लिया जाए अदालत से कि आर्टिकल 5 की ख़िलाफ़ वर्जी हुई है कि नहीं हुई है? क्योंकि अगर आगे आपने इलेक्शन में जाना है तो फिर ये तो बड़ा ही एक अजीब सूरत हाल पैदा हो जाएगी। नदीम साहब, आज हमारे वकील मियां रजा रबानी साहब ने हमारी तरफ से ये कोर्ट में बाकायदा स्टेटमेंट दी है कि अदालत को चाहिए कि वो इस आर्टिकल 5A के मामले को अलग करे, उसके ऊपर कमीशन कंस्टिट्यूट करे, वहां पे उनको बुलाए, फॉरेन ऑफिस को उसका अनक्रिप्टेड मैसेज बुलाए, उसके ऊपर कमीशन पूरी तरह प्रोसीडिंग्स करके उसका फैसला करे और जो जरूरत है, जो उसके जिम्मे बनता है उसको सजा दे, और अगर झूठ पे अपनी बातें हैं तो उनको सजा दे। लेकिन ये जो जिस बुनियाद पे एक रूलिंग दी गई है, उस रूलिंग को सेटिसाइड किया जाए, इन दोनों को अलग किया जाए। तो हमारी तरफ से जो बात आप कह रहे हैं, हमने तो अदालत को कहा है कि अब ये गद्दारी के सर्टिफिकेट बिकने बंद होने चाहिए और इसके ऊपर अगर हम पे गद्दारी का मुकदमा बनता है तो बिल्कुल बनना चाहिए, और अगर नहीं बनता तो फिर जिसने गद्दारी का इल्जाम लगाया उसको बनना चाहिए। अब आप क्या उम्मीद करते हैं? क्योंकि देखें, मैं फिर ये इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ कि ये एक बड़ा सीरियस मैटर है और अगर ये हल नहीं होता है तो कल को तो आप किसी को भी किसी भी हवाले से, किसी भी पस मंज़र में, किसी भी तनाजुर में अगर स्पीकर की रूलिंग को मान लिया जाता है तो वो इसको इख्तियार कर लेगा। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये पार्ट बनेगा इस फैसले का, या ये कि नहीं, इसको अलग तरीके से डील किया जाना चाहिए? मेरे ख्याल में 2 सूरतें हो सकती हैं। अदालत इससे सरफ नज़र तो नहीं करेगी। 2 सूरतें हो सकती हैं कि अदालत खुद कोई इसका नोटिस लेके और इस पर कोई कमीशन बना दे सेपरेटली, और बाद में जो भी उसका गुनाहगार निकले उसको सजा मिले। और अगर ये ना किया तो शायद अदालत ये मामला हुकूमत को भेज दे कि इस मामले के ऊपर इंक्वायरी की जाए। लेकिन बगैर इंक्वायरी के जो काम डिप्टी स्पीकर ने किया है वजीर के कहने पे, हुकूमत के कहने पे, वो तो बिल्कुल ही
तो गैर मंतकी, गैर असूली, गैर कानूनी और गैर आईनी है, लिहाजा उसको तो फौरी तौर पर सेटिस्फाइड होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें कायरा साहब साथ रहिएगा, हमें ज्वाइन किया है शाह खावर साहब ने, मुमताज़ कानूनदान हैं। शाह खावर साहब, ये फरमाइएगा कि अब तक की जो सूरत हाल है, आपको क्या लग रहा है कि कोई बीच का रास्ता तो नहीं इख्तियार कर लिया जाएगा, या कोई फिर एक दफ़ा नज़रिया ज़रूरत वाला मामला तो नहीं हो जाएगा जो जिस तरीके से मामला जा रहे हैं? जी नदीम हुसैन साहब, अगर ये बीच वाला मामला करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि नजरिया जरूरत दोबारा जाग जाएगा। देखिए, बात बड़ी क्लियर और वाज़ेह है कि क्या जो डिप्टी स्पीकर की उस दिन की जो रूलिंग है, जिस दिन आर्टिकल 95 के तहत वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर राय शुमारी होनी थी, और वो एजेंडा आइटम भी इसलिए था, और आपको पता है कि ये इसमें एक टाइम फ्रेम मुकर्रर आर्टिकल 95 में। तो जब आप इससे पहले जो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उस पे लीव भी अलाउ हो चुकी थी, वो सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके थे, और इस दौरान कभी भी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की तरफ से वो जो मरासला है बैरून मुल्क का, जिसके बेसिस के ऊपर ये सब कुछ हुआ, उसका कभी भी जिक्र नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो बीच वाला रास्ता करेंगे तो फिर तो एक फ्लड गेट खुल जाएगा। हर शख्स, हर स्पीकर, हर जो चेयरमैन सेनेट या सूबाई असम्बली का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर जो है, वो तो फिर अपनी रूलिंग्स दे देंगे, और इसी चक्कर में कि उसको क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है शाह खावर साहब, मैं आता हूँ क्योंकि इसमें एक और सवाल भी है और वो कायरा साहब से भी उस पर बात करेंगे। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, इसमें शाह खावर साहब ये फरमाइएगा कि अदालत में ये बात भी हुई कि क्या जुडिशल रिव्यू से मुतल्लिक जो रूलिंग है वो वापस हो सकती है, तो मखदूम अली ख़ान साहब का जवाब था कि हो सकती है। फिर उनसे ये पूछा गया कि क्या अदालत जो है वो हर छोटी सी पार्लियामेंट की गैर कानूनी चीज़ का नोटिस ले सकती है, तो उन्होंने कहा जी ले सकती है। तो उस पर उन्होंने कहा कि आप अदलिया, पार्लियामेंट के हवाले से अदलिया के दरवाजे खोल रहे हैं, तो ये तो फिर एक नई सूरत हाल पैदा हो जाएगी। शाह खावर साहब। जी 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 जी, देखिए, बात ये, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो अदालत की तरफ से या जजेस की तरफ से कुछ इस तरह के सवालात होते हैं, वो एक मुख्तलिफ तनाजर में होते हैं, जिस तनाजर में वहां पे बहस हो रही होती है। मेरा नहीं ख्याल कि इन सवालात से या इन ऑब्जर्वेशन से ये नतीजा अखज़ किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट या वो जज साहिबान जो हैं वो एक खास लाइन पे चल रहे हैं। ऐसा नहीं है। आज जितनी भी बहस हुई है, वो रजा रबानी साहब ने भी मुख्तसर लेकिन बड़ी जामे बहस की, इसी तरह मखदूम अली खान साहब ने भी बड़ी अच्छी बहस की। उनका जो ज्यादा फोकस ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो आर्टिकल 69 है, 69, उसमें तो असम्बली की जो कार्रवाई है या उसकी जो बेज़ाब्ती है उसके रूल्स में, उसके बिजनेस में, उसको तो कॉल इनटू क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। लेकिन उसमें ये हुआ कि क्या जब वो अपने डोमेन से बाहर जाएंगे और कोई ऐसा फैसला या रूलिंग देंगे कि जिससे एक आइन के किसी शिक से तसादम हो रहा है, तो क्या ऐसी सूरत में भी उसको इस्तिस्ना हासिल होगा और फिर सुप्रीम कोर्ट जो है या आला अदलिया उसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। तो उन्होंने काफी इसके ऊपर रोशनी डाली, इसके हक में दलाइल दिए जो कि खासे कन्विंसिंग थे। तो अब देखना यह है कि अब जब पीटीआई और सदर और वजीर आजम और वो जो स्पीकर की तरफ से जो वकला हैं, वो तो जाहिर है कि उसको डिफेंड करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल एक फैसला करना है, इन्होंने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें कोई बीच का रास्ता अख्तियार करें। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कन्विंस्ड है कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है वो आइन से मावरा है, तो उनको उसको स्ट्राइक डाउन करना चाहिए, और उसके बाद जितने भी सब्सिक्वेंट एक्ट्स हैं, वो वजीर आजम का जो असम्बली तहलील करने का जो सिफारिश है, और फिर सदर मुमलिकत का असम्बलियों को तहलील करना, फिर केयर टेकर वजीर आजम के बारे में इकदाम करना, वो सारे जो है
उनको सेटिसाइड करना। मैं आता हूँ शाखावर साहब। कायरा साहब, ये फरमाइएगा कि जाहिर है कि आइन के हवाले से बात हो रही है, जब स्पीकर के इख्तियारात का तयन किया जा रहा था और पार्लियामेंट की कार्रवाई जो है कि स्पीकर जो कहेगा उसको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता था, तो क्या उस वक़्त ये ज़हन में नहीं था कि स्पीकर जो है वो इस किस्म की हरकत भी फरमा सकता है? देखिए, स्पीकर बड़ा संजीदा ऑफिस है, बड़ा संजीदा ओहदा है। उस पे बैठे हुए शख्स से इस तरह की कमजोर हरकत की तवक्को नहीं की जा सकती। लिहाजा ये बहुत बारीकी के साथ इस तरह नहीं किया गया। गिरावट की एक हद होती है, ये तो उससे भी गुजर गए। सवाल ये है कि ये जो आर्टिकल 6, मैं वकील तो नहीं हूँ, लेकिन आर्टिकल 69 का जितना मुझे समझ आती है वो स्पीकर को अपने कुछ फैसलों में भी जो हाउस के प्रोसीजर के मुतालिका है उनमें कुछ इस्तिस्ना हासिल है। ये उसे ही लगता है जैसे जज साहिबान को, सबॉर्डिनेट जुडिशरी को अपने फैसलों में जो फैसला वो लिखते हैं उसमें वो बोनाफाइडी तस्वर किया जाता है। अगर किसी जज के ऊपर ये साबित हो जाए कि उसने, और उसके फैसले को आप जाके ऊपर वाली कोर्ट में चैलेंज कर लेते हैं, उसके खिलाफ अपील होती है, फिर उसके फिर फर्दर अपील होती है, इवन हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाके अपील होती है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी रिव्यू फाइल होता है, वहां जाके फाइनलिटी होती है। लेकिन वहां जज को, जिसके फैसले को चैलेंज किया जा रहा है सिविल से सेशन, सेशन से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, वहां जज साहब के पर्सनल कंडक्ट के ऊपर एतराज नहीं उठता, उसको सवाल में नहीं लाते, उसको सजा नहीं मिलती। हाँ, उसके फैसले को बहस किया जाता है और फैसला अगर गलत हो, खिलाफ कानून और आइन हो, तो उसको चेंज कर दिया जाता है। इसी तरह स्पीकर का फैसला भी जो है वो स्पीकर की जात की हद तक तो उसको इस्तेस्ना हो सकता है, लेकिन प्रोसीजरल हो सकता है। अगर वो गैर आईनी और गैर कानूनी हरकत करता है, गैर कानूनी फैसला करता है, तो बिल्कुल उसको इस्तेस्ना नहीं होगा। और इसका मतलब है अगर आप ये इस्तेस्ना दे दें तो फिर तो स्पीकर जो है वो बादशाह हुआ, वो तो जो फैसला वो चाहे करे और उसका फैसला बाइंडिंग हो जाएगा। लेकिन कायरा साहब, इसमें फिर एक और सवाल पैदा होता है जो अदालत ने भी उठाया कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के लिए पार्लियामेंट का दरवाज़ा खोल देंगे तो फिर उस जरिए से तो पार्लियामेंट की किसी भी कार्रवाई होगी, जो मोतरज़ होगा वो उठ के चल पड़ेगा। ऐसे नहीं है जी, हम जो कह रहे हैं कि इस फैसले के नतीजे में इस मुल्क के अंदर एक पूरा तबाही का सामान पैदा हुआ है। इससे वजीर आजम के खिलाफ जो रेजोल्यूशन था अदम एतमाद का, वो खत्म किया है, जो नहीं कर सकते। उसके नतीजे में वजीर आजम साहब ने असम्बली डिसॉल्व कर दी है, सदर ने उनके हुक्म का तामील कर दी है, और उसके बाद केयरटेकर गवर्नमेंट का फैसला होने जा रहा है। ये कोई एक रूलिंग हाउस तक तो नहीं रही, ये उससे बहुत बियॉन्ड चली गई है। वो काम जिससे पूरे मुल्क के अंदर एक तबाही आ गई, पूरा सिस्टम कोलैप्स होने जा रहा है उस रूलिंग से, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल रूलिंग है। ये उसके ऊपर ये क्लास नहीं आती कि उसको नहीं देखा जाएगा, उसको बिल्कुल वो गैर आईनी और गैर कानूनी है। उसके अंदर अदालत हर मामले में जाके मुदाखलत नहीं कर सकती। लेकिन ये बात भी बहरहाल है कि 18वीं तरमीम जो थी वो दोनों ऐवानों की मुत्तफिका पासशुदा जो आइन था, ये 18वीं तरमीम थी, तो वो भी अदालत में चैलेंज हुई और सुनी गई। रोज कवानीन जो पास होते हैं वो प्रोसीडिंग होती है, हाउस इत्तेफाक राय से पास करता है, वो एक शख्स का फैसला भी नहीं होता, या वो कसरत राय से मैं कायरा साहब, मैंने ये सवाल आपसे इसलिए किया था कि 18वीं तरमीम की कुछ चीज़ों पर जाहिर है कहीं पर एतराज़ है और वो एतराज़ात मुख्तलिफ़ शक्लों में आता रहा है, आप उस दबाव का जिक्र भी करते रहे हैं। तो अगर ये आइन के आर्टिकल 5 के तहत को चैलेंज किया जा सकता है कि ये गलत हुई है, तो फिर कोई और भी तो आके किसी और तरीके से भी तो चैलेंज कर सकता है। देखिए, सवाल ये है कि आर्टिकल 5 के तहत मैं कह देता हूं कि नदीम हुसैन ने अपने प्रोग्राम में ये अल्फाज कहे, मेरी तानिस्बत पर आर्टिकल 5 के तहत ये गद्दार है। इसके लिए लाजम नहीं है कि स्पीकर हो, फिर तो हर बंदे के लिए ये इख्तियार होगा ना, क्योंकि स्पीकर भी तो किसी ज़ाब्ते कायदे का पाबंद है ना। अगर आर्टिकल 5 के तहत फैसला करना है तो कोई इन्वेस्टिगेशन होगी, कोई इंक्वायरी होगी, कोई असर्टेन होगा, किसी अदालत का फैसला आएगा। यहाँ तो स्पीकर, यहाँ तो वजीर ने कहा कि ये गद्दार है, आप इस पर रूलिंग दी, सोचते कहा हाँ मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, ये गद्दार है, ये सारे इसमें शामिल है, लिहाजा मैं वो रेजोल्यूशन खत्म करता हूँ। और
अपोजिशन को सुना नहीं, उनकी बात सुनी नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं। क्या इस तरह, ये तो सिखाशाही भी नहीं होती यार इस तरह। सही है। अच्छा, अब इसमें शाह खावर साहब ये फरमाइएगा कि आपको क्या लगता है कि मामला इसमें से इलेक्शन की तरफ निकल कर जाएंगे, या पूरे का पूरा आप जब ये बात करते हैं कि सारा प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो, ये कोई ज़्यादा आइडियलिस्टिक बात नहीं लगती? देखिए नदीम साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि एक आइन की खिलाफ वर्जी है या नहीं है। अगर है तो फिर उसको स्ट्राइक डाउन होना है उस एक्ट को, अगर नहीं है तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं है। फिर उसमें कोई जो दरमियानी जो रास्ते वाली बात है। और मेरी अभी एक हुकूमती जो पंजाब हुकूमत के एक बड़े सीनियर लॉ ऑफिसर हैं, उनसे मेरी सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में बात हो रही थी, तो वो इस ख्यालात का इजहार कर रहे थे कि चूंकि हाजी सैफुल्लाह केस जो है वो मौजूद है, जो मोहम्मद खान जुनेजो साहब असम्बली जो है वो तोड़ी गई थी 52(8)B के तहत जियाउल हक ने, तो उसको जो चैलेंज किया गया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो उसके जनरल जिया के असम्बली तोड़ने के इक़दाम को तो गैर आइनी, गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी करार दिया। लेकिन उन्होंने साथ फिर ये भी फैसला किया कि चूंकि अब जनरल इलेक्शन जो है वो शेड्यूल हो चुके हैं और अवाम को कॉल दे दी गई है, तो फिर हम कम अज कम उसकी हद तक जो है इंटरफेयर नहीं करेंगे, उस इकदाम को गैर आइनी, गैर कानूनी करार देंगे। तो वो मेरा ख्याल है कि वो सहारा जो है, जो पीटीआई है या सदर या स्पीकर के जो वकील हैं, वो उस जजमेंट का सहारा लेंगे। लेकिन वो हालात और थे, उस वक्त मार्शल लॉ था। अब जो है उसके बाद आइन में तब्दीलियां आ चुकी हैं, तो इसलिए मैं नहीं समझता कि उस केस लॉ को बतौर नजीर जो है वो इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसका प्रिंसिपल फॉलो करे। ऐसा नहीं है। उस वक्त एक डिक्टेटर ने आर्टिकल 58(2)B के तहत असम्बलियां डिसॉल्व की थी। यहाँ पे असम्बली डिसॉल्व हुई है ऑन द बेसिस ऑफ एन अपरेंटली इलीगल रूलिंग ऑफ द डिप्टी स्पीकर। तो इसलिए इसमें उन्हें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। वो और जमाना था उस केस के, हाजी सैफुल्लाह केस के हालात कुछ और थे, आज के हालात कुछ और हैं। ठीक तो है, लेकिन इसमें शाह खावर साहब ये फरमाइएगा कि इसमें एक और चीज़ है, ज़रा जल्दी इसकी वजाहत कर दीजिएगा। मैंने कायरा साहब से भी पूछा था कि ये जो सारी अपोजिशन गद्दार डिक्लेयर हो गई है, ये भी फैसले का कोई हिस्सा बनेगा, ये अलग ट्रीट किया जाएगा, कैसे होगा? क्योंकि ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उस रूलिंग के नतीजे में उन्होंने न सिर्फ तहरीक के जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो तहरीक है, मोशन है, उसके न सिर्फ मूवर्स को बल्कि जिन्होंने उसकी हिमायत करनी थी, वो तो अपरेंट हो गया था कि एक तादाद जो है अपोजिशन, मुतहदा अपोजिशन के पास मतलूबा तादाद से भी ज्यादा MNAs उनके हक में थे और वो वोट देना जा रहे थे। तो फिर उनको एक रूलिंग के तहत उनको बगैर किसी ट्रायल के, बगैर इंक्वायरी के, बगैर यानी जो है वो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के, आप अगर उनको डिक्लेयर कर दें कि वो रियासत के वफादार नहीं है और उन्होंने जो ये तहरीक जो उन्होंने कामयाब करानी है तो उसको हम रोक रहे हैं, तो ये तो मुमकिन नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा कोई फैसला करेगी तो फिर तो बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब, बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब। नाज़रीन, इस वक्त वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इस वक्त इस सारी सूरत हाल के नतीजे में जो इंतहाई संगीन मुआशी बहरान का मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान को सामना है, उस पर बात करेंगे। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, एक तरफ सियासी बहरान है और दूसरी तरफ माशी सूरत हाल जो है वो इंतहाई संगीन होती जा रही है और लगता ये है कि किसी को इस चीज़ का एहसास नहीं है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर जो है वो तकरीबन
60 पैसे और 1 रुपये रोज़ाना के हिसाब से गिरती चली जा रही है। पाकिस्तान का तिजारती खसारा जो है वो पहले 9 महीनों में 35 अरब डॉलर तक जा पहुंचा है। महंगाई जो है वो 13% तजावुज़ कर चुकी है और सूरत हाल ये है कि आम आदमी जो है वो इस वक्त इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। और इस सूरत हाल के अंदर जबकि रमज़ान भी हो तो मामलात जो हैं वो और नौइयत इख्तियार कर लेते हैं। अभी बिजली के बिलों ने जो है वो इसमें अपना किरदार अदा करना है। ये बड़ी संजीदा नौइयत की सूरत हाल है और जितना वक्त सुप्रीम कोर्ट में लगता चला जाएगा उतनी ये गंभीरता जो है वो गहरी होती चली जाएगी और हम बड़ी तेज़ी के साथ उस तरफ पहुंच रहे हैं जहां पर श्रीलंका जो है वो आज पहुंचा हुआ है। ज़ाहिर है IMF के साथ मामलात भी जो हैं वो अगली हुकूमत के आने तक मुअत्तल हो गए हैं और उसका क्या होता है ये तो देखने की बात है। लेकिन इस वक्त जिन वसाइल की ज़रूरत है और महंगाई की जो सूरत हाल है और बहसीत मजमूई मईशत की जो सूरत हाल है वो यकीनन तशवीशनाक है। इस पर करेंगे बात। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इशफाक साहब, नर्स स्कूल ऑफ बिज़नेस के प्रिंसिपल हैं, इक़्तिसादियात पर पाकिस्तान की गहरी नज़र रखते हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त मईशत की जो इंतहाई संजीदा सूरत हाल है, कोई तवज्जो है, कोई एहसास है, कोई ख्याल है? इन तमाम तीनों चीज़ों का जवाब नफ़ी में है और ये आज नहीं है, ये मेरा ख्याल में 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। पूरे हुकूमत पाकिस्तान जो है वो बंद पड़ा हुआ है और तमाम जो वज़रा हज़रात हैं वो भी, इनका भी काम पे दिल नहीं लग रहा है अपना, वो दफ्तर में भी पता नहीं जाते हैं या नहीं जाते हैं क्योंकि इस वक्त सियासत खेली जा रही है। लेकिन जो जहाँ तक जो ट्रेड डेफिसिट का जो आज नंबर वगैरह रिलीज़ हुआ है, बड़ा मेरे नज़दीक बहुत तकलीफ़ दह है मेरे लिए। तकलीफ़ दह इस लिहाज से कि पिछले 3.5 पौने 4 साल से मैं एक लफ्ज़ कह रहा हूँ, खुदा के वास्ते अपने इम्पोर्ट को कर्ब करो। एग्रेसिव एंड येट सेलेक्टिव इम्पोर्ट कंप्रेशन पॉलिसी, ये इतना मैंने बोला है लेकिन आज तक किसी ने इस पे अमल नहीं किया। आप खुद सोचे या ये पाकिस्तानी कौम सोचे कि जो मुल्क शदीद बैलेंस ऑफ पेमेंट का शिकार है, वो राइट एंड लेफ्ट डॉलर मांग कर ला रहा है इस यहाँ पर और अपने ऊपर कर्जों का बोझ चढ़ाया चला जा रहा है, उस मुल्क के लोग BMW कार मंगा रहे हैं और बड़ा अखबार में आता है कि पहला BMW कार जो है उसको ये हैंड ओवर किया गया है। शर्म आनी चाहिए, इस पाकिस्तानी कौम को शर्म आनी चाहिए कि जिसके पास जेब में पैसे नहीं है उनके अय्याशी की इंतहा है। नहीं डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो आप बात कर रहे हैं दुरुस्त है, हमारी अशराफिया की जो सूरत हाल है उसमें ना कोई शर्मिंदगी है, उसमें ना कोई नदामत है और जाहिर है कि वो पैसा जिस तरीके से उसको हासिल किया जा रहा है उसका इस्तेमाल भी उसी तरीके से हो रहा है और उसका भी कोई सद्देबाब नहीं है और इसमें तमाम बिला शिरकत और गैरे जो हैं वो शरीक हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि इस मुल्क के जो 80-85% लोग हैं, इससे भी ज़्यादा होंगे, जो इस वक्त महंगाई के अफरेत के जकड़ में आए हुए हैं, बिल आ रहे हैं, 13% से ऊपर हो चुकी है और इस वक्त आप बाज़ार में जाएं तो शायद लोग चीज़ों को हाथ लगाने के काबिल भी नहीं है। कोई शर्म नहीं आती कि उनके बारे में ही सोच लें और कोई एक हंगामी सिलसिले में उसको एड्रेस किया जा सके? बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सोचेगा कौन? जैसे मैंने कहा कि फरवरी से तो ये हुकूमत ही बंद पड़ी हुई है, कोई काम नहीं हो रहा है सिवाय के सियासत कोई बचने की तैयारी में लगा हुआ है, कोई गिराने की तैयारी में लगा हुआ है। बस यही चल रहा है काम हमारा, क्योंकि ये हमारी प्रायोरिटीज नहीं है। इकोनॉमी इज नॉट आवर प्रायोरिटी। मुझे हैरत उन लोगों पे भी होती है जो सबसे ज़्यादा मईशत से जिनको उन पे असर होंगे, वो इदारे भी जो हैं वो सब खामोश तमाशा ही बने हुए हैं। थक गया हूँ बोल बोल कर, उन तक भी आवाज़ पहुँचती है लेकिन कहीं से कोई नहीं है कि कोई तो कहे कि यार खुदा का खौफ करो, इस मुल्क को डूबने से बचाओ। लेकिन किसी जगह पे मैं ये जज्बा नहीं देखता हूँ कि मुल्क को डूबने से बचाना है।
कोशिश ये होती है, हो रही है, मैं देख रहा हूं कि मुल्क डूब जाए, बेशक डूब जाए, मेरी जाती मईशत जो है वो बेहतर होनी चाहिए, मुल्क की मईशत जहन्नम में जाए। ये मैं बहुत सख्त आपके ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ आज, मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है। नहीं, आप इसमें डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि हुकूमत जो है वो महज वज़ीर आज़म और वज़रा का नाम नहीं है, हुकूमत जो है वो मिलकर बनती है उन तमाम इदारों के साथ जो उसके सपोर्ट में भी होते हैं, उसके मुतहद भी होते हैं। क्या इन तमाम इदारों के जो लोग हैं, जो अशराफिया है, जो फ़ैसला साजी में शामिल हैं, आंखें बंद किए हुए हैं, कान बंद किए हुए हैं, क्या मसला है? यही आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इस पर क्या कहूँगा। मैं यही कह रहा हूँ कि मैं कहीं पर भी ये रियलाइजेशन नहीं देखता हूँ कि इस मुल्क की मईशत को बेहतर करना है, कहीं पर नहीं है। तो अब मैं किसके पास जाकर रो, किसके पास चीखूं जाकर? मैंने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को कहा कि सर खुदा के वास्ते, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी और बन्नी गाला में थी, प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ रखते थे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर। मैंने कहा कि सर खुदा के वास्ते एक कमेटी बना दें कि जो वो आइडेंटिफाई करे उस फास्ट मूविंग आइटम को जो नॉन एसेंशियल है, जो अगर हम 2 साल भी इंपोर्ट ना करें तो पाकिस्तान में कोई क़यामत नहीं टूटेंगी। वो आइडेंटिफाई करें, 10 से 15 बिलियन डॉलर के इंपोर्ट को कर्ब करें। आप सुनी अनसुनी कर दी उन्होंने, तो मैं और किसके पास जाके कह सकता हूँ? अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ज़रा मेरे पास बड़ा महदूद टाइम है और हमें ज्वाइन किया है मलिक बोस्तान साहब ने, चेयरमैन है एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। बोस्तान साहब, ये जो रुपए की इस कदर बेकदरी हो रही है, रोज़ाना 60 पैसे 1 रुपये के हिसाब से रुपया गिर रहा है, डॉलर जो है वो ओपन मार्केट के अंदर जो रेट दस्तयाब है वो 186 रुपये से ज़्यादा है, और जो कोई ख़रीदने जाता है वो जो बातें कर रहे हैं वो तो अब क्या कही जाएं। ये हो क्या रहा है? बस जब तक अपने कानून को आप पामाल करेंगे तो इस तरह से काम पामाली होती रहेगी हर चीज़ की। आपने अपने कानून को मतलब मजाक बना दिए और आज आपका पूरा पाकिस्तान दो पे लगा दिया, आपकी स्टॉक गिर रहा है, आपका रुपया गिर रहा है। तो हमें इस क्राइसिस से जो है पाकिस्तान की बड़ी बदनामी भी है। अल्लाह करे ये सुप्रीम कोर्ट जो है जल्द फैसला करे और इस मसले को हल तलाश करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सियासी बहरान पैदा हो गया और पाकिस्तान की सलामती और अमन और नहीं, मुझे तो ये बताएं बोस्तान साहब, ये तो सियासी बातें हैं, वो सियासतदान जाने, उनका काम जाने। डॉलर ने अब किधर जाना है, क्या सूरत हाल है? डॉलर ने इधर ही जाना है जब तक सुप्रीम कोर्ट ने जहाँ जाना है फैसला करना है। क्यों, जब आप आए एक हर चीज़ हवा में लटकी हुई है, तो आपके जो इन्वेस्टर है या जो लोग हैं, देखो ना इस महीने $500 मिलियन इन्वेस्टर ने, फॉरेन इन्वेस्टर ने निकाल लिया। अब ये फैसला है तो कल से स्टॉक से लोग रुपया निकाल रहे हैं, अपना डॉलर वापस। स्टॉक से कितना निकला है? स्टॉक से कल देखो 1200 पॉइंट गिरे है और आज कोई 72 पॉइंट हुए। तो ये सारा डॉलर, इसका मतलब स्टॉक सेल किया और डॉलर उन्होंने बाइंग किया। और उसके बाद हमारा तजारती खसारा भी लाइफ टाइम हाई बन गया, $35 अरब है पिछले 9 महीने का। तो इसका मतलब अगले 3 महीने में $50 अरब आप तजारती खसारे का सामना है। फिर आपने $35 अरब लोन वापस करने हैं। ये सऊदीया अपनी दुबई की मेहरबानी को उन्होंने $2 अरब के रीशेड्यूल किए कर्जे हमारे। कल चाइना ने हमारे रीशेड्यूल किए हैं। तो हमारा स्टेट बैंक का रिजर्व देखें तो टोटल $10 अरब रह गया और बाकी कुछ 6-7 अरब बैंकों का है, 3 अरब रोशन डिजिटल का है। तो हमारे पास रिजर्व भी तो हमें बिल्ड करने हैं। ठीक है बोस्तान साहब। अच्छा, अब डॉक्टर साहब बिल्कुल आखिरी 1 मिनट है, ये फरमा दीजिए ये सूरत हाल किस चीज़ की निशानदेही कर रही है? देखिए, बात यह है कि हमारे, आज भी मैं अखबार में देख रहा था, बोस्तान साहब ने भी बात इसका जिक्र किया कि हमें डॉलर को बिल्ड करना है रिजर्व। हम क्या कर रहे हैं, इधर से मांग रहे हैं, उधर से मांग रहे हैं, रिजर्व को बिल्ड किया जाए। लेकिन जो लीक हो रहा है, जो आपके बकेट जो लीक है, आप ऊपर से पानी डाल रहे हो, नीचे से लीक होकर निकल रहा है। वो लीकेज जो है आपका इंपोर्ट है। खुदा के वास्ते इस लीकेज को बंद करो। ये हम जो कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? इस वक्त ना कोई फाइनेंस मिनिस्टर है आपका, ना मुल्क का कोई प्राइम मिनिस्टर है। कौन करेगा ये काम? अब ये वो शदीद चैलेंजेस हैं जिनकी तरफ बुनियादी तौर पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन हम एक ऐसे सियासी बुरहान में जा चुके हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो अपना वक्त ले रही है
और जो चैलेंजेस हैं, जो बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं, उन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशफाक साहब, बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब। नाज़रीन, आपने डॉक्टर इशफाक साहब की और मलिक बोस्तान साहब की गुफ्तगू सुनी। मामला बहुत संजीदा हैं, चैलेंजेस बहुत गहरे हैं और हालात जो हैं वो बहुत कबीदा हैं, लेकिन शायद एहसास किसी को भी नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।